हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम सीखने वाले हैं जो आपने अलग अलग तरीके के गारमेंट्स बनाए हैं उनमें कुछ फिनिशिंग डिटेल्स कैसे दी जाती हैं, जैसे कि हमारी कॉलर्स, कफ्स एक्सेट्रा। ये सारी एडिशनल डिटेल्स के पैटर्न्स आपने पहले बनाने सीख लिए थे, लेकिन इन पैटर्न्स को गारमेंट पे स्टिच कैसे करना है आज हम ये सीखते हैं। कॉलर एप्लीकेशन बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है। एक होती है हमारी फॉर्मल कॉलर, एक होती है हमारी कैजुअल कॉलर। फॉर्मल कॉलर और कैजुअल कॉलर दोनों का लुक अलग होता है, लेकिन दोनों को अटैच करने की टेक्निक एक ही होती है। आज के सेशन के लिए हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी सुइंग मशीन, हमारी फैब्रिक सिजर, हमारे कॉलर पैटर्न के 2 मसलिन पर ट्रेस किए हुए और कट पैटर्न्स, और हमारे बॉडीज का फ्रंट और बैक का एक पैटर्न। यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप पार्ट लिया है क्योंकि मुझे पूरा गारमेंट स्टिच नहीं करना, सिर्फ कॉलर स्टिच करके देखनी है, इसलिए मैं पूरा फैब्रिक वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कॉलर को बॉडीज पर या किसी भी गारमेंट पर कैसे स्टिच किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने कॉलर के दोनों पैटर्न्स लेंगे और यहाँ हमें अपने पैटर्न को राइट फेसिंग राइट यानी कपड़े की सीधी तरफ इस तरीके से एक दूसरे पर ले करनी है। तो अब दोनों तरफ से मेरी कॉलर की रॉन्ग साइड यानी उल्टी तरफ यहाँ दिख रही है। यहाँ पर कॉलर में ऊपर जो सीम है हम उसे स्टिच करेंगे। कॉलर में एक कर्व पार्ट होता है और कर्व को स्टिच करते समय आपको खास ध्यान देना है कि आप कपड़े को खींच नहीं रहे हैं, बहुत स्मूथली यहाँ आपको कर्व को फॉलो करते हुए ही स्टिच देना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपनी टॉप पार्ट कॉलर की पूरी तरीके से स्टिच कर ली है और यहाँ सेंटर पे कोई भी स्टिच नहीं दी है, ना ही बॉटम पे। अब मैं अपनी फैब्रिक सिजर की हेल्प से जो हमारा सीम अलाउंस है उस पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर यानी अप्रॉक्सीमेटली ½ इंच के डिस्टेंस पर इस तरीके से स्लैशेस लगा रहा हूँ। ये स्लैशेस हमारी सीम से जस्ट थोड़ा सा पहले रुक जाने चाहिए। यहाँ ध्यान रहे कि आप अपनी सीम को कट नहीं कर रहे हैं। जो हमारा कर्व पार्ट है यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा स्लैशेस दे रहा हूँ ताकि मेरी कॉलर इजीली टर्न हो जाए। अब स्लैशेस देने के बाद मैं अपने कॉलर को इनसाइड आउट इस तरीके से टर्न करूंगा, यानी अब मेरी कॉलर की राइट साइड यहाँ फ्रंट में आ गई है और हमारी रॉन्ग साइड की सीम पीछे कंसील हो गई है। अपनी कॉलर को टर्न करने के बाद यहाँ आप उसे अच्छे से फ्लैट आयरन कर लें ताकि आपकी जो सीम है वो एकदम शार्प यहाँ पर एज पर आ जाए। अब इसे हम अपने बॉडीज से अटैच करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं अपने सेंटर फ्रंट पे यानी जहाँ मेरे पैटर्न की ओपनिंग है वहाँ अपने कॉलर का सेंटर फ्रंट मैच करूँगा और इन पॉइंट्स को अलाइन करने के बाद हम बॉटम हेम पे एक स्टिच देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने कॉलर के सिर्फ फ्रंट पार्ट को बॉडीज की नेक से स्टिच कर रहा हूँ। यहाँ मैंने बैक साइड को फ्लिप ओपन कर लिया, यानी बैक साइड के कॉलर पैटर्न को मैंने
दूसरी साइड पुश कर दिया है और सिर्फ फ्रंट पार्ट को मैं अभी बॉडिस के नेक से अटैच कर रहा हूं। अगेन सिंस हम कर्व पे स्टिचिंग कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप कॉलर को या बॉडिस की नेकलाइन को हार्शली पुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपकी ग्रेन लाइन में शिफ्ट आएगी। बहुत स्लोली और स्मूथली हमें फैब्रिक को जगह पर प्लेस करते हुए थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे स्टिच देने हैं। अब थोड़ी सी स्टिच देने के बाद मैं अगेन कॉलर को जगह पर प्लेस करूंगा और इसे फिंगर्स की हेल्प से पुश करते हुए स्टिच कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी कॉलर बॉडिस के फ्रंट साइड से स्टिच हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इसे बैक साइड फ्लिप करके देखूं तो हमारी कॉलर का बैक पैनल अभी भी अनस्टिच्ड है, जिसे हमें स्टिच करना है अपनी सीम को कंसील करते हुए। यानी ये जो हमारी सीम है ये फ्रंट से दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो इसके लिए अब मैं अपने कॉलर का जो सीम अलाउंस है उसे पीछे की तरफ फोल्ड करूंगा। इस तरीके से मैं अपने कॉलर का बैक साइड का सीम अलाउंस अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगा, ताकि जब हम इस पे टॉप स्टिच दें तो फ्रंट में सिर्फ हमारी टॉप स्टिच शो हो और कॉलर की बैक साइड से भी हमारी सीम लाइन नीटली कंसील्ड हो और वो फ्रंट में शो ना हो। तो अब कॉलर का सीम अलाउंस पुश करने के बाद मैं अपनी सूइंग मशीन की हेल्प से एक एज स्टिच दूंगा। एज स्टिच यानी एक स्टिच जो बिल्कुल मेरे पैनल के कोने पे हो, यानी बिल्कुल जहां मेरी कॉलर फोल्ड हुई है उससे एडजेसेंट, उससे चिपका हुआ हो। तो अब यहाँ पे मेरी कॉलर पे एज स्टिच मैंने दे दिया है और फ्रंट और बैक दोनों तरफ से मेरी कॉलर एक नीट कंसील्ड मैनर में स्टिच हो गई है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ एक और एज स्टिच हम दे सकते हैं अपनी टॉप सीम पर, ताकि हमारी कॉलर स्टिफ रहे और कॉलर में जो फ्रंट और बैक पैनल है उसमें किसी तरीके का स्लिप ना हो। यानी हमारा बैक पैनल इस तरीके से फ्रंट में स्लिप ना हो और जगह पर रहे। तो यहाँ अगेन सेंटर फ्रंट से मैं एक एज स्टिच देना शुरू करूँगा अपने पैटर्न पर, जो मैं कर्व को फॉलो करते हुए एज पर दूंगा। तो अब यहाँ पे मेरी कॉलर स्टिच हो गई है, जिस पर हमने एक बॉटम और एक टॉप स्टिच दे दिया है, जो कि हमारे फ्रंट
और बैक दोनों तरफ से बिल्कुल नीटली स्टिच्ड है। कॉलर में एज स्टिच देना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हम अपनी शर्ट को ऊपर तक बटन नहीं कर रहे हैं तो अक्सर हमारी कॉलर इस तरीके से टर्न हो जाती है, जहाँ पर हमारी कॉलर के बैक साइड दिखने के चांसेस होते हैं। इसलिए कभी भी हमारे कॉलर की बैक साइड की जो सीम है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। हमेशा उसे सीम अलाउंस के साथ अंदर की तरफ पुश करके एक एज स्टिच हमें देनी चाहिए ताकि हमारी कॉलर एकदम नीट दिखाई दे। तो अब यहाँ पे मेरी कॉलर स्टिच हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ से काफ़ी नीट आई है। इसी तरह से आप अपने कैजुअल या फॉर्मल गारमेंट्स पे एक बैंड कॉलर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमारे कैजुअल और फॉर्मल बैंड कॉलर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो होता है हमारी इंटरफेसिंग, यानी जिसे आम भाषा में आप बुकरम कहते हैं। हम अपनी कैजुअल गारमेंट्स की कॉलर्स पे किसी भी तरह का इंटरफेसिंग यानी बुकरम अप्लाई नहीं करते। स्पेशली जिस तरीके का मटेरियल आप अपने गारमेंट में यूज़ कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉलर में बुकरम यानी इंटरफेसिंग यूज़ करने पर। अगर आप एक बहुत ही लाइट फैब्रिक यानी किसी शिफॉन या जॉर्जेट जैसे फैब्रिक की शर्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर हम बुकरम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक और हैवी होती है। हालांकि हमारी फॉर्मल शर्ट्स चाहे एक थिन मटेरियल जैसे कॉटन की भी बनी हो, वहाँ पर हमें एक पतला पेपर का बुकरम यूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी कॉलर क्रिस्प और फर्म रहे। ये थी हमारी कॉलर एप्लीकेशन।